नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला का दूसरा भाग। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला के पहले भाग में सिर्फ़ ये पढ़ा था कुल कितने वर्ड हैं और उन सभी वर्ड में कितने प्रकार के वर्ड हैं और उनका डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था। हम उसको सूत्र के रूप में एक बार यहाँ से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कुल वर्ड हम लोग कितने पढ़े थे? 52 वर्ड, कुल 52 52 वर्ड हैं। इन 52 वर्ड को हम शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे? इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और स्वर को याद रखने का शॉर्टकट तरीका ये है कि ये कुल स्वर 11 है, तो 11 में हम इसको 4, 3 और 4 के रूप में याद करते हैं। 4, 3, 4 का मतलब ये डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो 4 है ये ह्रस्व स्वर है और ये जो 4, 3, 7 हैं ये दीर्घ स्वर है। और दीर्घ में मैंने 3 और 4 के रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको कहते हैं समान स्वर और इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। समान स्वरों से मिल करके ये तीनों बना है, इसलिए यह दीर्घ है। यह संयुक्त स्वर है, यह भी असमान स्वरों से मिलकर के बना है, यह दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार से 7 ये और 4 ये 11 स्वर हो गए। व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था। व्यंजन व्यंजन की कुल संख्या 33 है। इसको याद करने का तरीका 11 स्वर 33 व्यंजन, 11 तिया 33। तो इस 33 को हम सूत्र के रूप में ऐसे लिखते हैं 25 25 प्लस 4 प्लस 4। इसका मतलब है 25 ये वर्गीय व्यंजन है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 4 जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 4 अगला ऊष्म व्यंजन है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था। तो 33 को हम 25 4 4 के रूप में कहेंगे और स्वर को हम 4 3 4 के रूप में कहेंगे। इसके अलावा 3 प्रकार के और वर्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रमशः अयोगवाह, अयोगवाह, और दूसरा कहते हैं द्विगुण, द्विगुण। इन लोगों को भी हम लोगों ने पढ़ा था। और तीसरा वर्ड आता है यहाँ पर अयोगवाह, द्विगुण और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये 3 प्रकार के वर्ण, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि हम कुल मिला के इसको 8। ये 4 हैं, ये 4 ये हैं और ये 2 ये हैं और ये 2 ये है। तो कुल मिला के 33 11 44 44 में अगर ये 8 जोड़ देंगे तो 52 वर्ड हो जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे ही सूत्र के रूप में याद रखेंगे। कुल कितने वर्ड? 52 वर्ड हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 3 4 25 4 4। इसके बाद हम 3 प्रकार के वर्ड आते हैं अयोगवाह, द्विगुण, संयुक्त व्यंजन। इसको हम 4 2 2 के रूप में याद कर लेते हैं। तो ये तो पिछले वीडियो का ये सारांश रहा। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण को हम घोषत्व के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और अघोष सघोष के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु के आधार पर वर्ण। प्राणवायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर वर्ण को लिखा है इसको हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। अब इसका हम शॉर्टकट का फार्मूला है, इस तरह से अगर हम इसको याद रखें तो हमको एक सूत्र के रूप में प्राणवायु के आधार पर पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण वर्ण को हम पढ़ते हैं। अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आने वाले हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण को हम कहते हैं अल्प प्राण। तो इसको हम शॉर्टकट में यदि हमें याद रखना है, इसके साथ अंतस्थ अल्प भी है, अंतस्थ व्यंजन भी है, तो हम इसको ऐसे याद रखें 1 3 5 यानी 135 अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ, इनको कहते हैं अल्प प्राण। शॉर्टकट में हम अल्प लिख दें तो ये अल्प प्राण है। 135 अंतस्थ अल्प, 135 अंतस्थ अल्प को कहते हैं अल्प प्राण वर्ड। और दूसरा है महाप्राण, महाप्राण वर्ड। महाप्राण के अंतर्गत अब जो बचे हैं 2 और 4, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सभी इसके साथ ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण। तो इसका फार्मूला है 2 4, यानी कि 24 प्लस ऊष्म, यहां प्लस कर दें ऊष्म, 24 ऊष्म महाप्राण, ये सूत्र है। ऐसे याद रखें, 135 अंतस्थ अल्प, 24 ऊष्म महाप्राण, या दूसरे शब्दों में कहें कि विषम विषम स्थानों पर आने वाले वर्ण 135 विषम स्थानों पर आने वाले वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। और सम स्थानों पर आने वाले ऊष्म व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण। ये हो गया प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। हम अब दूसरा टाइप घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्णों को डिवाइड करेंगे। घोषत्व के आधार पर वर्ण, अब इन्हीं वर्णों में हम घोषत्व के आधार पर देखते हैं। हम शॉर्टकट में सूत्र के माध्यम से अगर हम याद करें तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर 3 4 5 यानी 345 वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, इसको कहते हैं घोष, घोष वर्ण, घोष वर्ण। इसके साथ ही और कौन आते हैं, तीन सौ पैंतालीस शॉर्टकट फार्मूला हम अपनी तरफ से इसको बनाए हैं। घोषः, घोषः 345 345 अंतस्थ, अंतस्थ, यह फार्मूला है घोष वर्ण का, जिसमें एक ऊष्म का भी वर्ण आ जाता है। अंतस्थ के साथ साथ एक ऊष्म का भी वर्ण है जिसको हम है कहते हैं, इसको हम यहाँ सर्कल बना दे रहे हैं। 345 घोषः 345 अंतस्थ, इनको कहते हैं घोष वर्ण, क्योंकि यहाँ घोष से हम आगे ही प्रोनाउंसिएशन कर दिए हैं। दूसरा है जो बचे हुए हैं अब 2 1 और 2, इसको अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले हैं 1 2 के साथ साथ 1 2 के साथ आते हैं ऊष्म, इसी के ऊष्म वर्ण में कौन से वर्ण है, ध्यान रहे ये ह को छोड़ करके है, बाकी तीनों ऊष्म में है। ये इसको कहते हैं तालव्य श, ये है मूर्धन्य श और ये है दंत श। विशेष रूप से ये तीन ही है, ह नहीं है। तो 12 ऊष्म, इसको कहते हैं अघोष वर्ण, ये याद रहे। तो शॉर्टकट में याद करने का ये दोनों तरीका है। और तीसरे प्रकार में जब हम पढ़ेंगे तो वर्ण को उच्चारण स्थान के आधार पर, तो वर्णों का उच्चारण स्थान अब अगला बिंदु है, हम उसको देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सभी सूत्रों पर आधारित है। अगर हम उस सूत्र को याद रखेंगे तो उन्हीं सूत्रों से हम सारे वर्ण का डिटेल भी लिख पाएंगे। तो यह तीसरा प्रकार देखें, वर्णों का उच्चारण स्थान।
वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण चाहे स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है, इन तीनों में उच्चारण स्थान के आधार पर हम उनको डिवाइड करेंगे और उनको हम यहाँ पर सूत्र के माध्यम से लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है कंठ वर्ण। हम कंठ वर्ण को अब पढ़ेंगे, यानी कंठस्थ वर्ण। कंठ वर्ण एक लाइन में पूरे कंठस्थ वर्ण को हम लोग तैयार कर लेंगे। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, इसी में सब छुपा हुआ है, कंठ है। अब इसका हम डिटेल देखें। अ का मतलब है जिसमें अ और आ दो वर्ड आते हैं। अब ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों वर्ड स्वर हैं। कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग ये है पहली लाइन, यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर क वर्ग को कु और च वर्ग को चू और ट वर्ग को टू और त वर्ग को तू और प वर्ग को पू लिखते हैं। तो कु का मतलब है क वर्ग और अ का मतलब है अ और आ, इसमें दोनों वर्ड आते हैं, स्वर के हैं। कु का मतलब है क वर्ग जिसमें 5 वर्ड आते हैं। और ये जो है यह आपका यहाँ ऊष्म व्यंजन का ये वर्ड है। ये ऊष्म व्यंजन का वर्ड है, जो एक ये वर्ड हो गया। और यहाँ विसर्जनीय नाम का मतलब है कि यहाँ विसर्ग का चिन्ह, एक वर्ग ये विसर्ग का है। तो कुल मिलाकर के यहाँ व्यंजन के 6 वर्ड, स्वर के 2 वर्ड और विसर्ग के 1 वर्ड, कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या हो गई 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्णों की संख्या यहाँ पर 9 होती है। कहते हैं कंठवर्ण कुल कितने हैं? कुल 9 वर्ण हैं, जिसमें 2 स्वर है, 6 व्यंजन है और 1 विसर्ग है। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं और इस सूत्र को यदि हम याद कर लें तो इसी सूत्र को हम ओपन कर लेते हैं तो हम सारे वर्ड लिख पाते हैं। दूसरी लाइन देखें, जिसको हम कहते हैं तालव्य। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन आते हैं? ई चू य। इचू य शाना नाम, इचू य शाना नाम। तालु, यहाँ पर अंत में कंठ वर्ण है तो अंत में कंठ शब्द आता है, कंठ है। हम संस्कृत शब्द का सूत्र लिए हैं, तालु। अब हम इसको डिटेल से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। ई का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों स्वर हैं। और चू का मतलब है कि च वर्ग, च वर्ग में आप जानते हैं 5 वर्ड आते हैं। और यह यहाँ पर हमारा अंतस्थ व्यंजन का एक वर्ड है, यहाँ एक वर्ड ये आ गया। और श का मतलब होता है यहाँ पर एक वर्ड आ गया ऊष्म व्यंजन का। तो इस प्रकार से कुल व्यंजन कितने हो गए? यहाँ पर 7 व्यंजन हो गए और 2 स्वर हो गए। तो 7 2 9, इस लाइन में भी आपका 9 वर्ड आ गया, जिसमें विसर्ग नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, स्वर यहाँ पर 2 है, व्यंजन यहाँ पर 7 है, कुल मिला के यहाँ 9 वर्ड आ गए। इचु यशाना नाम तालु दूसरा। अब तीसरा देखें, तीसरी लाइन हमारा यहाँ ट वर्ग है, ये हो गया ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब है कि मूर्धा, मूर्धा, मूर्धन्य वर्ग या मूर्धा। तो यहाँ पर री टू र षणनम मूर्धा। तो यहाँ हम देखें, री का मतलब है ये स्वर का एक वर्ण है और टू का मतलब है ये ट वर्ग जिसमें 5 वर्ड आते हैं, 5 वर्ड हो गए। और र यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन का र है। र को हम लोग कहते हैं ये वर्ड जिह्वा मूली अथवा हम लुंठित वर्ड भी कहते हैं इसको, एक वर्ड ये हो गया। इसके बाद आता है श, जिसको कहते हैं मूर्धन्य श।
एक वर्ड ये। इस प्रकार से देखें तो व्यंजन की संख्या हो गई फिर 7 और स्वर की संख्या हो गई 1, तो 7 1 8। इस लाइन में 8 वर्ड आते हैं। ये जो तीसरी लाइन है इसमें 8 वर्ड आते हैं। चौथी लाइन है या चौथा सूत्र हम कह दें, तो चौथे सूत्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है ये दंत। दंत दंत वर्ड के अंतर्गत कौन आते हैं, इसको देखते हैं। लृ, ध्यान रहे यह संस्कृत का वर्ड है, सूत्र में ये सबसे पहले आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हिंदी वर्णमाला में हमें इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन सूत्र में हमें याद करते वक्त इसको हम याद रखेंगे, ताकि हमें संस्कृत का जब हम वर्णमाला पढ़ें तो थोड़ा सा सिर्फ मॉडिफाई कर लें, हमको संस्कृत का वर्णमाला भी तैयार हो जाए। ऋतु ल साना नाम दंत है। देखते हैं इसमें कितना वर्ड है। यह वर्ड संस्कृत का स्वर वर्ड है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कृत में काउंट करेंगे। तू का मतलब है 5 वर्ड यहाँ पर है। ल का है मतलब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, और इस स का मतलब है ऊष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर कितने वर्ड हो गए, 5 और 2 7, 5 इधर, ल स, ऋतु लसाना नाम दंत। कुल वर्णों की संख्या यहाँ पर 7 हो गई। इसको हम संस्कृत में काउंट करते हैं। अगर कुल वर्णों की संख्या अगर कहा जाए संस्कृत में तो 8 होते हैं, हिंदी में 7 होते हैं दंत वर्ण। आगे बढ़ें, जो 5वीं लाइन है जिसको हम कहते हैं ये ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, उ, पु, उपूप, उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। ओष्ठव उ का मतलब है छोटा उ और बड़ा उ, यहाँ 2 स्वर आ गए। पू का मतलब है प वर्ग, यहाँ 5 वर्ड आएंगे। और इस उपधमानी का मतलब होता है कि संस्कृत में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रेयर में ही लिए जाते हैं, बहुत कम ही इनका यूज होता है। उपधिमानी शब्दों का 2 शब्द हैं, उपधिमानी प और फ होता है। इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम संस्कृत में पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो 2 स्वर और 5 व्यंजन, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हो गए वर्डों की संख्या 7 हो गई। फिर अब हम ध्यान दें, पहले 2 लाइन में 9 वर्ड हैं, मध्य में 8 है और अंत में 2 7 हैं। इस तरह से हम इसको याद कर लें। ये हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। इसके आगे जो बचे हुए वर्ड हैं अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सारे व्यंजन वर्ड हो गए लगभग, और सभी स्वर वर्ड हो गए। इधर अंतस्थ हो गया और ये हो गया ऊष्म व्यंजन। अब स्वर में कुछ वर्ड बाकी हैं जिन्हें हम देखेंगे। अगर हम ये 5 लाइन एक टोन में याद करें और बाकी, जैसे हमारे पास अब आता है ए ऐ और ओ औ के लिए सूत्र है, और ये बचा हुआ है भी वह वकारस्य। तो इसके लिए है ए द्वैतो। ए द्वैतो, ए द्वैतो कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब है, ए का मतलब है ए और ऐ, ए ऐ, इसमें 2 वर्ड हैं। ए द्वैतो, इसमें 2 वर्ड हैं। ए द्वैतो, ए ऐ 2 वर्ड है। कंठ तालु, इनको कंठ तालु वर्ड कहते हैं। कंठ और तालु के संयोजन से, क्योंकि अगर हम ए को जब लिखते हैं तो यहाँ हम लोग कल पढ़ चुके थे इसके पहले, ए को हम कहते हैं अधन ई, तो ए बनता है।
अगर हम इसको डिटेल में जाएँ तो अ है हमारा कंठ वर्ण, ई है तालु वर्ण, इसलिए कंठ तालु वर्ण हो गया। इस तरह से हम डिटेल भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से ऐ है, अ धन ए, यह भी कंठ तालु वर्ण आता है। इसके डिटेल में हम नहीं जाएँगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओ द्वैतो कंठोष्ठः, ओ द्वैतो, ओ द्वैतो कंठोष्ठः। ओ का मतलब है ओ औ, ये दो वर्ण हैं हमारे लिए। और अंत में आता है वकारस्य, यह वर्ण बचा हुआ था, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। व को हम कहते हैं वकारस्य वर्ण, वकारस्य वर्ण। वकारस्य वर्ण है ये। एक साथ हम इसे अब टोन के माध्यम से याद करेंगे कि पहले 5 लाइन को एक टोन में और अगले 2 वर्ड यहाँ, इसको ए ऐ कहेंगे, अगले 2 वर्ड को यहाँ, और अंत में एक वर्ड वकारस्य। सूत्र को इस टोन में याद रखें। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यसाना नाम तालु है, ऋतु रसाना नाम मूर्धा, ऋतु लसाना नाम दंत है, उपपन्मानीय नाम ओष्ठव। यहाँ 2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, ये मंत्र समाप्त हुआ। इसके बाद हम बोलते हैं ए द्वैतो कंठ तालु, ओ द्वैतो कंठोष्ठ वकारस्य व। यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। एक बार फिर से इसी टोन में याद कर लें कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यशाना नाम तालु, ऋतु रसाना नाम मूर्धा, ऋतु लसाना नाम दंत है, उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। 2 सेकंड रुकने के बाद ए द्वैतो कंठ तालु, ओ द्वैतो कंठोष्ठ है, इसके बाद अंत में वकारस्य व। इस प्रकार से हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर याद कर लेते हैं। तो अगर मंत्र के टाइप से अगर हम याद करें तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा, और इसी का अगर हम एक्सप्लेनेशन कर दें तो सारे वर्ड हो जाते हैं। अब हम कुछ अलग से वर्ड बताने वाले हैं जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ लिख देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि संयुक्त व्यंजन कहाँ गया, तो संयुक्त व्यंजन आप अपनी तरीके से अगर उसका संधि विच्छेद कर दें तो भी संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, जो संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, क्षत्रिय वाला श को लिखते हैं क प्लस श। इसको हम जानते हैं कि ये कंठ वर्ण है, और इसको हम जानते हैं श मूर्धा है, मूर्धन्य वर्ण। तो इसको कंठ प्लस मूर्धन्य, कंठ और मूर्धन्य का संयोजन कहेंगे, कंठ और मूर्धन्य का संयोजन कहेंगे। इसके बाद त्रय आता है, त्रय का मतलब है त में र जुड़ करके ये बनाते हैं त्रय। अब इसको तो हम जान रहे हैं दंत है, और ये है क्या है, ये मूर्धन्य है, दंत मूर्धन्य, दंत और प्लस मूर्धन्य के संयोग से बना है। या कभी कभी इसको जिह्वा मूली, इसको भी बोलते हैं लुंठित र को लुंठित वर्ड भी कहा जाता है। अज्ञा, अज्ञा को अगर कहेंगे तो ज प्लस य, इसको हम तालव्य, तालव्य कह दें। और नासिक, नासिक वर्ड य, नासिक वर्ड से बना है। ज य, च छ ज झ, ये तो जो है ज आता है जो तालव्य है, तालव्य के साथ अगर हम नासिक वर्ड है तो उसी वर्ग का, एक ही च वर्ग का ही ये वर्ड है दोनों,
तो तालव्य प्लस नासिक है, क्योंकि नासिक के वर्ण के मिलने के साथ ही ये इसको ज्या पढ़ते हैं। इसके बाद है स्र, और स्र को लिखते हैं श प्लस र। तो ये है तालव्य। और ये है मूर्धा, मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण। इस प्रकार से इन संयुक्त व्यंजन का संयोजन है। अब हम कुछ अलग से वर्ड बताने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस करना है अनुसार और अनुनासिक में। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार तो पूरी तरह से पूरा वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। अनुसार और अनुनासिक। अनुस्वार वर्ड में आते हैं अंक की मात्रा। ये अंक की मात्रा सभी अक्षर इससे जो भी बनते हैं, इसमें अंक, अंश, इस प्रकार से इसका जो है संयोजन होता है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, अंक की मात्रा को। और जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक को हम कहते हैं चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी में यह अनुनासिक वर्ण होता है, यह नाक के ज्यादा उपयोग से बोला जाता है। और अनुनासिक वर्ण में कुछ और भी वर्ण आते हैं, जिसको हम क्रमशः वर्ग का सभी पांचवा वर्ण, यानी अंगा, अंगा, ञ, अड़, न और मा, ये वर्ण का पंचम वर्ण है। वर्ग का पांचवा वर्ण ये अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से वर्ण समाप्त हुआ है। और दोनों सीरीज को अगर देख लेते हैं तो वर्णमाला का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त करते हैं। नमस्कार।